फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन बंसल है और मैं जी एडवांस 2016 ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट में हूँ। और मैं आपको अपने जो ये दो 11th और 12th की जो जर्नी है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने किस तरह जो है पढ़ाई करी और किस तरह अपने जी के लिए टारगेट किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो है 11th क्लास से अपनी जी मेंस और एडवांस दोनों के लिए अपनी प्रिपरेशन 11th क्लास से शुरू करी थी। एंड सेकेंडली मैं आपको एक जी मेंस के बारे में कुछ पहले बताना चाहूँगा कि जी मेंस के लिए क्या किस तरह मेन प्रिपेयर करते हैं हम 2 साल में। तो सबसे पहले जेई मेंस के लिए जो मेन हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं, जो सीबीएसई 12 बोर्ड की या कहीं की भी, वो बुक्स जो हैं वो उन्हें आप प्रॉपर्ली फॉलो करें उसमें, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में पार्टिकुलरली की जो भी थ्योरी वगैरह उसमें है उसे प्रॉपर्ली फॉलो करें। जो भी उसमें थ्योरी मेन जो होती है वो आप हर पॉइंट जो भी आपको मिले उसमें उसे मार्क करें या कहीं लिख लें जिससे वो आपको याद रहे बाद में। और जो भी बीच के क्वेश्चंस वगैरह हैं या लास्ट में जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली करें। मैथ्स वाले में जो भी बीच में सॉल्व इलस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं और लास्ट के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें प्रॉपर्ली करना है। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में एक ये चीज़ है कि उसमें थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह आना चाहिए और उस पर उसके एप्लीकेशंस उसको अप्लाई करना वो भी प्रॉपर्ली आना चाहिए। तो उस हिसाब से देखें तो आपको एक थोड़ी रेफरेंस बुक्स वगैरह एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेन जो है तीनों सब्जेक्ट वाइज मैं तीनों सब्जेक्ट्स को एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है आपको वो एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड सब्जेक्ट होता है। आपको मेनली ये है कि आप उसमें जितना अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ के उसे जितनी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही वो आपको बेटर रहेगा। तो जैसे उसमें कई चैप्टर्स स्पेशली होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है, या जैसे उसमें आपको मेनली फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं जिससे कि आप उसे जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपकी लेंथ शॉर्टन कर सकते हैं अगर आपको याद होता है, ना कि वहाँ पर उसे डिराइव करें या आगे उसको पूरा याद नहीं तो उसको पूरा कर रहे हैं तो वो टाइम बचा जाता है अगर आपको याद होता है तो। लेकिन मेनली जैसे कैलकुलस वाला पार्ट है या अलजेब्रा पार्ट है, ये सारे और ट्रिग्नोमेट्री वाले आइडेंटिटीज़ या एक्सप्रेशंस जो भी हैं, इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हैं, उन सब में मेन ये है कि आप एक बार सब जो पढ़ाया गया आपको टीचर्स वगैरह ने बताया वो प्रॉपर्ली करके अगर उसे प्रैक्टिस कर लेते हैं एक अच्छे लेवल पे तो सफिशिएंट होता है मैथ्स की, जहाँ तक बात है। और फिज़िक्स की अगर बात करें तो फिज़िक्स में सबसे मेन होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि आप क्योंकि कई बार सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस काफ़ी नहीं होता, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं अगर आप सिर्फ थ्योरी आपने पढ़ के अगर सही ढंग से कर रखा है तो भी आप उसमें क्वेश्चन को बिना मैथमेटिकली करे कर सकते हैं। तो इसलिए एक थ्योरी पे होल्ड होना, एक मतलब एक पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात यह है कि जैसे कई टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी डायनामिक्स या सेंटर ऑफ मास है, और जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है ये थोड़े, और जो हमारे ऑसिलेशंस वाले चैप्टर्स हैं वो थोड़े इस तरह के हैं कि आपको उनमें थोड़ा क्योंकि वो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ा पूरे जो आपके शुरू से कॉन्सेप्ट्स हैं सब पे शुरू से आप मेहनत करते चलिए, जो भी आपके पास मटेरियल वगैरह है उसे प्रॉपर्ली करते रहें। और यस यही चीज़ ध्यान रखिए कि कोई कॉन्सेप्ट आपका लैक ना करे, क्योंकि एक में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये जो कंबाइन क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करके क्वेश्चंस आते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो करके चलें। केमिस्ट्री में जहाँ तक बात है तो केमिस्ट्री में मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो जहाँ पूरी फिजिक्स टाइप की है, उसमें आपको सिर्फ जो टीचर्स ने आपको बताया हुआ है पहले से, जो कि फॉर्मूलेज वगैरह हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और एक थोड़ा सा आपको एक स्टार्टिंग चाहिए कि किस तरह से आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, किस तरह से बनते हैं क्वेश्चंस, उसके लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें वो सफिशिएंट हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट्स वगैरह हैं, जो सबस्ट्रेट वगैरह, उन पे किस तरह रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं, जो मैकेनिज्म्स वगैरह हैं उन सब पे भी ध्यान देना पड़ता है। वो आपको जो भी रिएक्शंस हैं मेन जो हैं और उनके जो मैकेनिज़्म है वो थॉरली याद होनी चाहिए, क्योंकि मेनली अगर वो याद नहीं है तो आप उन पे वो सोच नहीं पाओगे आगे किस तरह आगे उसको कंटिन्यू करें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे सही ढंग से सोचें, मतलब कि सही ढंग से याद कर लें। और इनऑर्गेनिक में जहाँ तक बात है तो उसमें तो पूरा आपको जो रिएक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली याद होनी चाहिए और जो उसे प्रॉपर्ली रिवीजन करते रहें। कभी भी आप जैसे इन केमिस्ट्री नहीं बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में भी कभी कुछ कर रहे हैं तो कभी कोई आप बुक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है तो उसे मार्क कर लें, जिससे कि जब भी आप उसे दोबारा रिवीजन करें उसका तो आप सारा आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी जो मुझे उस टाइम याद नहीं थी और अब याद हो गई है, जिससे आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आप पे ना करी हुई हो। तो मेनली रिवीजन ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मेन रिवीजन जितना अच्छा हो सके उतना मेन रहता है। और एक चीज़ और मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि जब भी कोई आप
पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई चीज़ आपको ऐसे मिले जो कि आप पे नहीं हो पाई हो या कोई मिस्टेक हो गई हो आप पे करते टाइम, तो उसे ऐसे छोड़ना नहीं है, प्रॉपरली उसे सही ढंग से एनालाइज करें कि आप पे क्या गलती हुई थी। जैसे कई बार होता है सिली मिस्टेक थी कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। एक होता है कि आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी कि आपने सोचा कुछ और था, इस क्वेश्चन में कुछ और लग रहा था। तो उस तरह का तो मेन यही रहता है कि आप उन्हें प्रॉपरली उन क्वेश्चन को हैंडल करें कि हाँ ये मेरा गलत हो गया था और इस तरह क्वेश्चन मैंने ये गलती करी थी और आगे से ये गलती नहीं करूँगा मैं। तो इस तरह से थोड़ा इस तरह की एटीट्यूड रखें कि गलती रिपीट नहीं करनी है। और एक ये है कि एक टाइम मैनेजमेंट अपना पूरे 2 साल में अपना प्रॉपर रखें, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आप घर में 3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ रहे हैं जिस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम होता है, तो अपने आप आपको एक हैबिट, आपको एक ट्रेनिंग देता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में 3 घंटे लगातार एक पेशेंस के साथ, एक कंसंट्रेशन के साथ पेपर हैंडल करते रहें। क्योंकि पेपर में आप और एक और चीज़ क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार, तो आपको ये उनका आंसर आपका सही है गलत है आपको पता नहीं होता। तो उसे प्रॉपर्ली, जैसे कोई क्वेश्चन अटक रहा है आपका, कोई क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहा है, तो उसे आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपका पेपर कभी ज़्यादा छोटा नहीं आता, ऑलमोस्ट एंड टाइम ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो इसी तरह का आता है। तो आप किसी पे भी ज़्यादा टाइम दे नोट कर देंगे तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेपर छूट सकता है। तो छोड़ने की हैबिट होनी चाहिए आपकी। और घर पे भी पढ़ते टाइम एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए कि मैथ्स जो है उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बाकी दोनों सब्जेक्ट से कंपेरिजन में वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो उससे भी एक प्रॉपरली उस पर उसकी प्रैक्टिस पे टाइम दें। प्रॉपर केमिस्ट्री में रिवीजन और फिज़िक्स में भी जो आपके थ्योरी वाला पार्ट है और जो कोई एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो प्रॉपरली फॉलो करते रहें। और एक चीज़ ये कि कभी भी आप कोई पेपर दिया आपने, उसमें आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए। कई बार होता है कि कोई सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई किसी पार्ट में या किसी भी तरह, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस में ना लें, उससे कभी प्रेशराइज़ ना हो। ऐसे ना हो कि मतलब आपकी अब मैंने इतना करा उसके बाद भी मार्क्स नहीं आए तो अब आगे आप मेहनत करना छोड़ दें। इस तरह की मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके आप ये सोचें कि अगले इस बार जो गलती हुई थी उनको किस तरह कम किया जाए और किस तरह उसको रिपीट ना किया जाए, और आगे के लिए बस मेहनत करते रहें। कभी किसी रैंक को लेकर टारगेट नहीं करना है कि इसी रैंक पे आना है, इसका पीछे नहीं आना है। इस तरह से नहीं, आप सिर्फ नॉलेज पे फोकस करते चलिए कि कोई गलती रिपीट ना होती जाए, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना होता जाए। कोई पेपर में आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता था तो उसे उस टाइम पेपर के बाद उसे सही ढंग से पढ़ के कवर अप कर लें। और बस इसी तरह नॉर्मल अपना जो भी आपकी मेहनत वगैरह है उसे नॉर्मल लेवल पे करते रहें, और अपनी जो स्टडी हार्स है, जो भी आपका पैटर्न है उसे नॉर्मल मेंटेन करते रहें। कभी ऐसे नहीं कि इस टाइम में इस पेपर में कम आ गया तो आपने छोड़ दी, कम हो गई मेहनत। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक लेवल ऑफ मेहनत हमेशा मेंटेन करते रहें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें। जो फेथ वगैरह है उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करते रहें। मेरे पेरेंट्स का और मेरी ग्रैंड मदर, सिस्टर वगैरह जो भी मेरी फैमिली में है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्योंकि जैसे कई बार मेरे मार्क्स कम आते थे या कई बार पेपर्स में रैंक पीछे हो जाती थी, तो एक वो थोड़ा रहता था कि इस बार मैंने क्यों गलत किया, तो थोड़ा आपको सैड फील होता है, थोड़ा डिप्रेस फील होता है। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट रहता था कि मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं, इस पेपर में हो गया तो अगले पेपर में अच्छा करो। इस पेपर को लेके नहीं बैठना है, मतलब आगे आगे बढ़ते रहना है, कभी कहीं रुकना नहीं है। कहीं आपको फेलियर भी मिलता है तो कहीं आप रुको मत, आगे अपने अगले टारगेट के लिए चलते रहो। बस एक यही चीज़ है। और जो कई बार जब पढ़ाई करनी होती थी, जैसे कई पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद एक रेस्ट लेना है, तो रेस्ट लेने के लिए कहीं रिलैक्सेशन करना होता है, क्योंकि लगातार पढ़ने से आपकी एफिशिएंसी भी ख़राब होती है। तो लगातार पढ़ने के लिए तो रिलैक्सेशन के लिए मेरी सिस्टर का बहुत रोल रहता था कि मैं उसके साथ बैडमिंटन खेलता था या कुछ खेलता था, तो बहुत हेल्प मिलती थी। जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि कई बार कैसे कोई पेपर में प्रॉब्लम आई, कुछ करते हैं, कोई डाउट आया, तो अगर फ्रेंड से डिस्कस करने से आपस में अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग मेथड पता चलता है आपको कि वो किस तरह करते हैं। उनके पास कोई छोटा मेथड है तो आपको वो जानने का मौका मिलेगा जो आपको टाइम सेव करने में हेल्प कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो अलग अलग कई सारे ब्रेन्स उस एक ही चीज़ पे वर्क करते हैं, तो आपको उसके बारे में और डेप्थ मिलती है कि और अच्छी तरह आपको वो समझ में आता है। आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि हाँ इसमें था क्या और मैं क्या किस तरह करना है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो टीचर्स आपके हैं वो आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप देते हैं, आपको एक गाइडेंस देते हैं आपको किस तरह करना है, क्योंकि आपको पहले नहीं पता होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि आपको किस तरह ये 2 साल की जर्नी में किस तरह कब क्या करना है, कब क्या करना चाहिए, और किस तरह चीज़ें हैं, आपको किस तरह उनको प्रॉपर्ली फॉलो करें, पाइलअप ना होने दें और प्रॉपर रिवीजन करें। ये सब चीज़ें आपको एक टीचर ही अच्छी तरह से मेंटरशिप करके बता सकते हैं, और उनकी गाइडेंस को एक प्रॉपरली फॉलो करना है। एक टीचर्स पर और अपने आप पे फेथ रखिए।
आपको ये मत सोचिए कि आप जिसके आपसे ज़्यादा मार्क्स है वो कोई दूसरी बुक कर रहा है जो आप नहीं कर रहे, मतलब तो आपको ऐसे ही सोचना चाहिए कि क्योंकि वो उस बुक को कर रहा है इसलिए उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। आपको बस अपने आप पे फेथ रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मेरे टीचर्स गाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं उस पर सही ढंग से उसी पे फॉलो करते रहें। उनको जैसे कई बार अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं और कई भी हो रहे हैं तो कई बार वो सबको आती है वो फीलिंग्स, स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली फीलिंग सबको होती है। और ये पूरे 2 साल में इतने पेपर होते हैं, इतने टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे, उन सब में आप हर बार तो सबसे आगे नहीं रह सकते, कई बार पीछे आते हैं, तो ये फीलिंग्स हर बार आती है। तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है इसको हैंडल करने का वो ये है कि आप पहले तो इनसे डरिए मत कि अब मेरी पीछे आ गई तो आपको डर गई कि अब मेरे हमेशा पीछे आती रहेगी, इस तरह के डर को हटाइए। और दूसरा, जो आपके पीछे आपके मार्क्स कम आए हैं, आपकी रैंक पीछे आई है, उसको एक पॉजिटिव वे में लें कि अगली बार जो अगला पेपर है मेरा जो भी, क्योंकि ये लास्ट पेपर नहीं था, फाइनल पेपर तो आपको जी एडवांस का देना है, बाकी है अभी और भी पेपर है, उनमें मैं प्रॉपरली फॉलो करूँगा, उनमें मतलब जो भी मेरी गलतियाँ हुई उनको रिपीट नहीं करूँगा, जो भी पिछली बार जो कमी रह गई उसे प्रॉपरली फुलफ़िल करूँगा। और इस बार ज़्यादा मेहनत करने की सोचिए, ऐसे नहीं कि कम आ गए तो, बल्कि आप खुद उसमें एक मोटिवेशन लाइए खुद में कि और अगली बार और अच्छा तरह से करूँगा आगे की चीज़ें। कितने घंटे की तो बात ये है कि अगर जैसे कई बार अगर स्कूल वगैरह नहीं होते थे तो, क्योंकि फुल हॉलीडे तो आपको संडे वगैरह ही मिलते हैं, उसमें तो 7 से 9 घंटे के आसपास रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि 6 घंटे का तो पेपर ही होता है, 3 घंटे के 2, तो उससे आपसे भी पढ़ना होता है। तो इतना तो नॉर्मल 7 से 9 घंटे तो आप निकाल सकते हो। जैसे स्कूल वगैरह है तो शाम को अपने हिसाब से जितना आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से दे सकते हैं। और जो डिवाइडेशन है सब्जेक्ट वाइज ही, किस सब्जेक्ट में कितना देना है और किस तरह करना है, वो आप तो अपने हिसाब से रखेंगे कि किस में आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, उसमें थोड़ा आप कम भी कर सकते हैं टाइम, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा नीड लगती है करने की, कि इसमें मुझे ज़्यादा करना है, या ज़्यादा थोड़ा इसमें मुझे डाउट आ रहा है कि इसमें मैं नहीं कर पाता, या मुझ पे ये थोड़ा मेरा वीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। और टाइम मैनेजमेंट में मैं ये चीज़ भी एक बताना चाहूँगी कि जैसे कई बार जी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई बार वो 12th की प्रिपरेशन और जी एडवांस प्रिपरेशन अलग मान के चलते हैं, तो उनमें बहुत एक स्ट्रेस आ जाता है कि 12th की भी पढ़नी है और जी के लिए भी पढ़ना है। तो मैं उसके लिए ये है कि आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो 3 सब्जेक्ट हैं जो एडवांस के लिए पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बोला कि एनसीईआरटी बुक्स आप साथ साथ ही पढ़ते चलिए उस हिसाब से। तो स्कूल लेवल पे भी आपका जो फंडामेंटल्स है कि किस तरह लिखना है, किस तरह आंसर्स देने हैं, कितने जो मार्क्स के हिसाब से कितनी लेंथ करनी है, कितनी लेंथ के आंसर लिखने हैं, या किस तरह जो आंसर प्रॉपरली किस तरह स्टेट करने हैं, वो सब आपको उस टाइम भी क्लियर हो जाएगा कि आप नॉर्मल जी के लिए पढ़ते टाइम भी। और दूसरा, जो 12th के जो 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश या और जो दूसरा आपने लिया है, तो उसमें ये है कि आप जो स्कूल जाते हैं और टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है, आप उन्हीं को अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि जैसे टीचर ने जो पढ़ाया उसे प्रॉपरली आपने नोटिस में रख रहा है और अपने मतलब लिख लिया है और आप प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो वो सफिशिएंट होता है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए। तो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी जो टीचर्स ने बताया है, टीचर्स ने पढ़ाया है, अगर वो आपने प्रॉपरली मेंटेन कर रखा है और प्रॉपरली उससे एग्ज़ाम जो भी आपके स्कूल एग्ज़ाम होते हैं उनसे पहले प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं, तो वो सफिशिएंट होता है आपको 12th के लिए। तो 12th के लिए अलग से कोई टाइम मैनेजमेंट की ऐसे स्पेशल ज़रूरत है नहीं, बस इन 2 सब्जेक्ट्स को थोड़ा आपको स्पेशल एफर्ट लगाने पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए, बाकी टाइम मैनेजमेंट आपको पूरा अपना ही रखना है। और कभी भी ऐसे ना हो कि आप कभी जैसे कई बार जाना होता है, ऐसे 2 दिन है तो आप कई बार ये होता है कि बहुत सारा काम बचा है तो किसको पहले करें किसको बाद में करें, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करके रखना चाहिए आपको। जैसे अगर 2 या 3 दिन बाद आप डिस्कशन है आपके, कोई टीचर आपसे मतलब क्लास में डिस्कशन है, तो उसे आप प्रॉपर उसको पहले ख़त्म करें, जिसका डिस्कशन बाद में है उसे बाद में करें। तो एक टाइम मैनेजमेंट और जो प्रायोरिटी है किस काम को पहले करना है किसको बाद में करना है, उसे लेके चलें, और वो उसको अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा ईजियर हो जाएगा।